नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, और भवानीपुर में आपको दिखाई दे रहा है रुद्रनील घोष, क्योंकि उनका स्लोगन ऑलरेडी उठ चुका है, काजेर मानुष काछेर मानुष रुद्रनील घोष। दीदी का सफाया होगा इस बार? वो तो साफ हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम है सरदार जयजीत सिंह। अच्छा सर, स्मृति ईरानी भी आई है, प्रभाव पड़ेगा क्या इनके आने से? जीत निश्चित है। स्मृति ईरानी जी आई है और भी एडुकेट करने के लिए कि क्या क्या कैसे कुछ हो सकता है। देखिए, जो भी है, हमारे जो सैनिक जो लड़ रहे हैं और सेनापति आने से और भी मनोबल बढ़ जाते हैं। एकदम स्मृति ईरानी जी आई है, हम लोग बहुत खुश हैं और वो आते भी रहेंगे। है तो बंगाल की बेटी, क्यों नहीं आएगी, और मनोबल बनाने आई है हमारे की। हम लोगों को बहुत खुशी लग रही है कि वो आके और भी हम लोग को और भी एडुकेट कर रही है, बाकी सब लोगों को एडुकेट कर रही है जिनको पता भी नहीं है कि क्या क्या प्रकल्प आएंगे और प्रधानमंत्री जी क्या क्या बंगाल के लिए और नए करेंगे और युवा के लिए क्या करेंगे। अच्छा सर, वहीं पर हम एक टीएमसी लीडर की बात पर आ जाते हैं। टीएमसी लीडर है फिरहाद हाकिम करके, उन्होंने अभी एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया। उन्होंने सीआईएसएफ और बीजेपी के लोगों को सुअर बोला है। आलोचना चलती है सरकारों में, किसी कोई बात नहीं है, लेकिन सीआईएसएफ के जवानों को सुअर बोल देना, क्या कहेंगे आप? इसमें हम आपको दो एग्जाम्पल देंगे। ऐसे ही बात और ऐसे ही बर्ताव आपको एक और जगह पे हमारे देश में मिलेंगी, वो है जम्मू और कश्मीर। वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जमायत इस्लामी से लेके और भी आतंकवादी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग यही प्रोसीडियर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? सेंट्रल फोर्सेस और इंडियन आर्मी को घेर के उनके ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है, शेलिंग किया जाता है उनके ऊपर, और उनके कॉन्वॉय को रोकी जाती है। ये हमारी जो ममता बनर्जी जी है, जिसको प्यार से फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी दीदी को दीदी कह के बुलाती है, उसमें भी चढ़ जाती है। वही सेम पॉलिसी ये यहाँ पे बोल रही है। क्या बोल रही है? कि सीआईएसएफ को घेरो और उनको रोक दो ताकि छप्पा वोट पड़ते जाए। फिरहाद हकीम उनके ही दल के सदस्य है, उससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे? वो वही बोल रही है कि सीआईएसएफ है, कुछ भी गाली दे के वो बात कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के जो मानसिकता है और इन लोगों के जो बैकग्राउंड है, अभी तो देश के सामने पूरा खुल के आ चुकी है। ये तो कोई आतंकवादी से कम नहीं है। ये तो दिस इज़ वेरी सिमिलर एंड दिस इज़ एग्जैक्टली एन इक्विवेलेंट टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन. The comments made by Firhad Hakim and the comments made by Mamta Banerjee is equivalent to not only insulting a person but insulting the chair of the Prime Minister, of the other ministers, and of course the forces, the central government forces, which is equivalent to that of an act of terrorism and waging war against the nation. The CISF people, they protect not only for the election times but they protect our country in times of any emergency. But a comment like this has shamed the people of Bengal and of course the kind of people whom she represents, because what is her psychology? Her psychology is, if you see that she has made two kind of Shantiniketan's. Not she. The previous Shantiniketan is a legacy of Bengal and everybody in Bengal, even we are proud of it. But she has created another Shantiniketan. Shantiniketan is the name of the house where Bhaipo stays. That Shantiniketan doesn't have Shanti because it has started getting gold from Thailand and Bangkok and money from money laundering and layering. There is no Shanti there because every day and every night they have to think how many layers, the 5 layers of money laundering, how do we do it? There is no Shanti there. Why? Because that place is made and painted out of the blood and food of the common people of Bengal. I'm sorry. So this is how things are happening. यहाँ पे शांति कैसी रहेगी? जहाँ की चीफ मिनिस्टर ही इसी तरीके की बातें करती है। सीआरपीएफ के जवानों को जो है वो प्लांटेड बता दिया जाता है ममता बनर्जी द्वारा कि ये लोग तो बीजेपी और आरएसएस के हैं। उनके एक नेता सीआईएसएफ के जवानों को अभद्र भाषा से उनको गाली दे के बोलते हैं। वहाँ पर शांति कैसी? आप ये तो शांति कभी भी रहेगी नहीं। देखिए, इन लोगों की नीति क्या है? इन लोगों की नीति है पहले अपना घर को देखे, फिर घर के लोगों को देखे, उसके बाद देखे प्रदेश को, उसके बाद अगर कुछ भी बच जाए तो ठीक है, देश के लिए थोड़ा क्रिकेट में चीयर कर लेंगे। देश के लिए किसी क्रिकेट मैच में चीयर करने से पेट्रियटिज्म आता नहीं है। कारगिल में जब लड़ाई हो रही है, जब हमारी सेना वहाँ पे लड़ाई कर रही है, तब टीवी में बैठ के कोई पेट्रियटिज्म नहीं होती है। पेट्रियटिज्म ये भी होती है जो किसान, जो खेत मजदूर, जो जमादार, जो म्यूनिसिपल के वर्कर, जो इस ड्रेन में उतर के, गंदगी में उतर के उसको साफ कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अभी वही सफाई के काम शुरू किए हैं। हम लोग अब प्रधानमंत्री से लेकर हम लोगों तक हम लोग तय कर चुके हैं कि हम लोग ड्रेन
में उतरेंगे, हम लोग कीचड़ में उतरेंगे, हमारे ऊपर कीचड़ आएंगे, लेकिन ये कीचड़ हम लोग इस प्रदेश में और देश में साफ करेंगे हमारे लिए और हमारे आगे वाले प्रजन्म के लिए। अच्छा सर, जो बीजेपी को अब आना पड़ रहा है यहाँ पर, क्या ऐसी बातें रही यहाँ पर, क्या इन 10 सालों में जो ममता बनर्जी विकास की, डेवलपमेंट की, उन्नयन बोलती रहती थी, क्या यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी डेवलपमेंट या उन्नयन हुआ है ममता बनर्जी के 10 साल के कार्यकाल में? हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे। वो बोलती है कि हम सभी जातियों के साथ एक साथ रहते हैं और दूसरी दिन ही बोल देती है कि बाकी सब बहिरागत है। सिख बहिरागत है, गुजराती बहिरागत है, जैन यूपी बिहार के लोग बहिरागत है। हमारे जन्म दुर्गापुर की है तो हम बहिरागत हो गए, बंगाल के बाहर हो गए। दुर्गापुर बंगाल में नहीं है उसके लिए। दूसरी बात, वो 2 साल पहले हमारे ही गुरु नानक जयंती में आके, 500 साल के जयंती में आके ममता बनर्जी स्टेज से चिल्ला के बोले थे कि सिख कौम के लोगों के लिए हम राजारहाट न्यू टाउन में एकड़ जमीन दे रहे, जहाँ पे गुरु नानक भवन बनेगी, लंगर कम्युनिटी हॉल बनेगी और वहाँ पे सेवा के लिए बाकी सब सरंजाम बनेगी, जहाँ पे आप लोग गुरु नानक देव जी के भी कोई म्यूजियम बना सकते हो। 2 साल चले गए, हम लोग फ़ोन भी किए थे वहाँ पे हिडको में, किसी को कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ है ज़मीन, क्या है। कुछ दिनों बाद हम लोग को वो एक ज़मीन दिखा के लेके आ गए, उसके बाद से बाकी चुप, ख़त्म। लोग बोल रहे आपको जिसने बोला था ज़मीन देने के लिए आप उनसे ही बात कर लीजिए। कहाँ है दीदी, दीदी ओ दीदी, सुनाई दे रहा है आपको दीदी? फिर भी गुस्सा हो जाएगी ऊपर, शायद हमारे पग के ऊपर चढ़ जाए। सर, कितना ज़रूरी है यहाँ पर परिवर्तन होना, कितना ज़रूरी है यहाँ पर? परिवर्तन आना उतना ही ज़रूरी है जितना भारतवर्ष से ब्रिटिश जाने के लिए जो हम लोग जो मूवमेंट किए थे उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो है हम लोग फ्री तो हो गए, हम लोग बोल रहे हैं कि हम फ्री है, लेकिन ऐसे लोगों के कारण, पहले जो कम्युनिस्ट रूल थी और ऐसे टीएमसी रूल की थी, हम लोग कभी आज़ाद नहीं हुए। किससे आज़ाद नहीं हुए? इकोनॉमिकली आज़ाद नहीं हुए, दिमागी तौर पे आज़ाद नहीं हुए, सोचने के लिए आज़ादी नहीं है, नौकरी के लिए आज़ादी नहीं है, बिज़नेस करने के लिए आज़ादी नहीं है। यहाँ पे अगर युवा को आज बिज़नेस करना है तो चौक की दुकानें लगाने पड़ती है। युवा को और म्यूनिसिपैलिटी में कुछ काम चाहिए तो उनको कट मनी देना होता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा देने के लिए अगर उनको कहीं पे किसी से मिलना है तो पहले बाहर सेक्रेटरी को 100 रुपये जमा करके जाना पड़ता है। अच्छा, ममता बनर्जी को इस बार भवानीपुर से ना लड़ने का कारण क्या है? नंदीग्राम क्यों जाना पड़ा? यहाँ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती भवानीपुर से। वो यहाँ पे उसकी घर है, वो सोच रही है वो घर की बेटी है। लोगों को पहले चीज़ ये दिख गई थी कि वो घर के बेटी अपने घर की माँ ही को मरवा रही है। दूसरी बात ये हो गई, जब भी भवानीपुर की जो जिसको मिनी इंडिया कहा जाता है उसी पे वो उसने बंटवारा शुरू कर दी थी आते हुए। यहाँ पे आप देखेंगे एक भी विकास कहाँ पे विकास हुआ है। हम आपको कोने कोने पे जाके ड्रेन पे दिखा देंगे कि 10 बार फ़ोन करो किसी को भी, कॉरपोरेशन को, यहाँ के इंचार्ज एमएलए को, तब भी जान के उनकी दिखाई नहीं देती है। क्यों? उनकी तबीयत खराब है। तबीयत तो खराब हो भी सकती है, किसी से भिजवा के तो कर भी सकते, कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे जो काम भी, जो भी उन्नयन आपको देख रहे हैं, जहाँ पे भी जो भी देख रहे हैं, वो लोग अपने खुद के बलबूती पे किया है, क्योंकि लोग यहाँ पे यूनाइटेड है, एक दूसरे के साथ देते हैं। भले ही उनका जात, धर्म, भाषा अलग हो, लेकिन दीदी को ये सह नहीं आई। उसको समझ में आ गई कि हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ नहीं पाए हैं। अभी तो हमारी कुर्सी तो गई, तो ठीक है, अगर विरोधी चेयर नेत्री के हिसाब से विधानसभा में बैठनी भी है तो एक तो चेयर लगेगी, एक तो जीत लगेगी। वो सोची इसलिए हम नंदीग्राम चले जाएंगे, वहाँ पे बंटवारा का खेल खेल के हिंदू मुसलमान को, चला बंटवारे का खेल एकदम करके हम लोग वहीं से जीतेंगे। लेकिन वहीं पे भी निराश नहीं थी हो गई, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जी जो उन्नयन का जो काम किए हैं, वहाँ के भूमिपुत्र है, वो लोगों की नस नस पहचानते हैं। उनको उनके घर का बेटा है शुभेंदु अधिकारी जी, वो छोड़ के तो ये बाहर वाली को कभी देंगे नहीं वोट। अच्छा सर, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है ममता बनर्जी के पास, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि हम देख रहे हैं सेंटिमेंटल वोट पाए जा रहे थे अभी, अपना पैर दिखा के। उसके बाद कूच बिहार में जो लोग मारे गए थे उनके साथ रैली निकालने की बात करी जा रही थी, उनकी लाशों के साथ। तो क्या 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं था ममता बनर्जी के पास? उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड होती नहीं है कभी भी। 10 साल पहले भी क्या हम आपको ये बोल देते, कभी भी वो बंगाल समिट जैसा एक प्रोग्राम में भी जाके जब उनसे इंटरनेशनल प्रेस
प्रेस और मीडिया पूछती है कि आपने क्या क्या उन्नयन का काम किया है, क्या डेवलपमेंट का काम किया है, उनको पता भी नहीं है। अगर वो खुद भी साइन कर चुकी है किसी भी पेपर पे, उसको फिरहाद हकीम या उनके IAS या WBCS ऑफिसर्स को पूछना नहीं पड़ता है कि ये जगह पे क्या हुआ है, मेरे को बताओ, कि उनको खुद को पता नहीं है। अच्छा, इस बार परिवर्तन होने वाला है? इस बार परिवर्तन निश्चित है, तय है, और इस बार हमारे भवानीपुर के लोग और बंगाल के लोग बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में। और भवानीपुर में आपको दिखाई दे रहा है रुद्रनील घोष, क्योंकि उनका स्लोगन ऑलरेडी उठ चुका है, काजेर मानुष काछेर मानुष रुद्रनील घोष। दीदी का सफाया होगा इस बार? वो तो साफ हो चुकी है। साफ होकर अब जाएगी कहाँ दीदी 2 महीने? देखिए, वो तो उतना तो पता नहीं है, क्योंकि पार्टी ऑफिस में जिस पैर में चोट लगी है उसी पैर को पैर ऊपर उठा के हिलाती रहती है। चाय वालों को भी वो दिख गया। अभी वो यहाँ पे रहेगी या व्हील चेयर में ही भवानीपुर में घूमती रहेगी, लस्सी पिएगी, ठंडे में रहेगी। हम प्रार्थना करते और वाहिगुरु जी भी प्रार्थना करते वो गुरुद्वारे आए, लंगर छके, खाना खाए, आराम से घूमे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। अभी तो वो 65 साल की हो चुकी है, उनको अभी रिटायरमेंट लेके आराम से तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।